कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में जिसका नाम है तक्षशिला। ठीक, देखिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस में बने हुए हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जनजाति देखे थे और जनजाति के अंदर मैंने जौनसारी को बिल्कुल फिनिश कर दिया था। जौनसारी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, देखिए उसके अंदर मैंने 5 पार्ट वहाँ पर बनाए हैं जौनसारी को, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन और जौनसारी से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हो सकते हैं उन सब की जानकारी मैंने दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली जनजाति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है थारू। ठीक है, अगली जनजाति हमारी क्या है? थारू जनजाति। ठीक, थारू। ठीक, थारू। देखिए बात को समझ के चलना, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ाता हूँ। देखिए थारू में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो हमने देखा था 1965 में लोकपुर समिति के बनने के बाद उसकी रिपोर्ट वापस सौंपने के बाद उत्तराखंड के अंदर 5 जनजातीय समूहों को यहाँ पर चिन्हित करा गया था, जिसमें एक समूह आपने देख लिया था जिसे हमने जौनसारी बोल रहे थे और दूसरा समूह था हमारा थारू। ठीक है, दूसरा समूह है हमारा थारू। देखिए थारू जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थारू क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। ठीक है, ये क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और जो थारू लोग हैं वो अधिकतर आपको जो देखने को मिलेंगे वो उधम सिंह नगर में मिलेंगे। कहाँ पे? उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ 2 मंडल हैं, तो ये कुमाऊँ मंडल का हिस्सा है। किसका? कुमाऊँ मंडल का है या नहीं? उधम सिंह नगर किसका हिस्सा है? कुमाऊँ मंडल का हिस्सा है। और जब ये कुमाऊँ मंडल का हिस्सा है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्या है? कुमाऊँ मंडल का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, जैसे जौनसारी की बात करी थी हमने कि दूसरे नंबर पे आता है, वहाँ भी हमने चर्चा करी थी, लेकिन जौनसारी गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, उसी प्रकार ये उत्तराखंड का तो है ही, साथ साथ मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कुमाऊँ मंडल का भी, जब उत्तराखंड का है तो कुमाऊँ का भी हो जाएगा, कुमाऊँ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। ठीक है, ये क्या है? कुमाऊँ का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में सीधी सीधी बनती है। ठीक, अब बात करते हैं देखिए थारू के बारे में। अगर थारुओं की चर्चा करूं कि अगर मैं बात करूं कि इनकी भाषा क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जौनसारियों में, तो हमने वहाँ चर्चा करी थी कि जो जौनसारी हैं उनकी जो भाषा है वो क्या है? जौनसारी है, लेकिन पठन पाठन में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अगर इनकी भाषा की हम बात करें तो इनकी भाषा क्या है? इनकी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, ये जहाँ जाते हैं वहीं की भाषा को सीख लेते हैं और उसी भाषा में अपनी बोलचाल में इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, इनकी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। तो इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक साथ कई सारी भाषाएं बोल लेता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। ठीक है, बहुभाषी मतलब एक साथ कई भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाएंगे? बहुभाषी कहलाएंगे। जैसे कौन कौन सी भाषाएं? अवधी है, पहाड़ी है, नेपाली है। अवधी बोलते हैं लोग, पहाड़ी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं आदि। और भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुभाषी कहलाते हैं और इसके साथ कई सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान होता है और ये सारी भाषाएं ये बोलते भी। ठीक है, भावरी भी इसमें एक है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुभाषी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि थारू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा थारू जो मिलेगा वो उधम सिंह नगर में मिलेगा। ठीक है, यूएसएन में, उधम सिंह नगर में। ठीक, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको थारू। इसके अलावा ये और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो आपको थारू लोग देखने को
मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के अंदर, ठीक है। तो जो थारू है सबसे अधिक मात्रा में उधमसिंह नगर मिलेंगे। और यहाँ एक थारुओं में एक प्रकार होता है राणा बोलते हैं, ठीक है। तो राणा थारुओं का निवास भी आपको यहीं देखने को मिलता है, राणा थारू, ठीक है, ध्यान रखना। राणा थारू भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, उनका निवास स्थान आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका नाम थारू ही क्यों पड़ता है, इसके पीछे 2-3 कहानियाँ हैं जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा और डिटेल में उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से पेपर में सवाल आता है। और देखिए उसके ऊपर जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट डालता जाऊँगा कम से कम आप वो क्लियर करते जाना, ठीक है। अभी मैं जल्दी ही आप लोगों को यूटेट का पेपर जो अभी हुआ है हाल फिलहाल फ्राइडे को मैं सोल्व कराऊंगा और आप देखेंगे कि यूटेट में हमारी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसमें आगे बढ़ा रहा हूँ बात, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई थारू आखिरकार थारू ही क्यों बने और इनका नाम थारू क्यों पड़ता है, इसके पीछे कुछ 2-3 दिलचस्प कहानियाँ जो है वो उन्हें देख लेते हैं, आइए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो थारू है ये चलो ऐसे कर लेते हैं। थारू जो है, पहली बात तो ये है कि थारू अपने आप को किस वंश का मानते हैं, ये अपने आप को किरात वंशी मानते हैं, ठीक है। आपने पूरा प्रजाति के अंदर देखा था कोल, किरात, खस्सक, ठीक है। उनमें ये मानते हैं कि जो थारू लोग हैं वो किरात वंश के हैं, ठीक है। तो आप बताना कि ये खुद को पहली बात ये किरात वंशी मानते हैं या किरात वंश से संबंधित मानते हैं, ठीक है। किरात वंशी कुछ लोगों का ये मानना है। दूसरी बात ये है कि कहा जाता है कि जो थारू लोग हैं तो थारू लोगों के जो पूर्वज रहे होंगे, कहते हैं कि वो चित्तौड़ से लंका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? चित्तौड़ से लंका। और उन लोगों को युद्ध से डर लगता था और डर के कारण वो थर-थर काँपते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? थारू पड़ गया। एक कहानी ये है, ठीक है, कि इनके पूर्वज जो थे वो कहाँ चले गए थे? चित्तौड़ से लंका चले गए थे और वो क्या करते थे? युद्ध के डर से, ऐसा लिखिए, युद्ध के डर से थर-थर काँपते थे। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? थारू। थर-थर डर से काँपने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? थारू पड़ा। और अंत में आकर के ये तराई क्षेत्र में रहने लग गए, ठीक है। तराई क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया? अपना निवास कर लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। तीसरा यहाँ पे क्या है कि ये कहा जाता है कि अगर हम थारू की बात करें तो ये थार मरुस्थल से आए थे, ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल से आए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? थारू, ठीक। ध्यान रखना, जैसे आपके गांव वगैरह में कोई आते हैं तो उन्हें उस नाम से पुकारने लगते हैं जिस गांव के वो रहने वाले होते हैं, ठीक है। आपने ये बात देखी भी होगी। चलो बताइए कि ये राजस्थान के थार मरुस्थल से आए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? थारू पड़ा। चौथा पॉइंट क्या है? देखिए थारू का अपना खुद का जो मतलब है उसका मतलब होता है पियक्कड़, दारूबाज, पियक्कड़, ठीक। और यहाँ के जो लोग हैं थारू जनजाति के, उनमें पुरुषों में मदिरा सेवन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वो किसी भी त्यौहार, तीज पे क्या करते हैं? मदिरा का सेवन अवश्य करते हैं और अधिकतर नशे में डूबे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका नाम थारू इसीलिए पड़ गया क्योंकि अत्यधिक मदिरा पान करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? थारू पड़ा। और थारू का मतलब ही क्या होता है? पियक्कड़ होता है, ठीक है। ध्यान रखना, थारू का मतलब क्या होता है? पियक्कड़ होता है, ठीक, महत्वपूर्ण है। चलिए चारों बातें आपको पता चली। ये किरात वंशी हैं, चित्तौड़ से लंका गए, डडर कापे। देखिए इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, कई बार पेपर के अंदर ये बात पूछी गई है कि ये खुद को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, ये खुद को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी जनजाति है जो खुद को क्या मानती है? महाराणा प्रताप के वंशज मानती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट्स बनाते रहना वरना स्क्रीनशॉट साथ साथ चलते रहेंगे आपके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थारू में क्या देखना है हमें? देखिए तो आपने जान लिया कि थारू कैसे क्या लाए। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि इनके विषय में जानना है कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। देखो थारू, पहली बात इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ये
जो मंगोल प्रजाति के होते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक डॉक्टर हुआ करते हैं, डॉक्टर D.N. मजूमदार जी, उन्होंने 1943 में बताया था कि ये जो आपके थारू लोग हैं, ये देखने में अगर इनकी तुलना करें तो ये तुलना के माध्यम से कैसे लगते हैं, मंगोल प्रजाति के लगते हैं, ठीक है। तो थारू लोग कैसे लगते हैं देखने में, मंगोल प्रजाति। और ये बात किसने बताई थी, डॉक्टर D.N. मजूमदार ने, किस वर्ष, 1943, ठीक है। ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर D.N. मजूमदार ने 1943 के अंदर इन्हें क्या बोला, मंगोल प्रजाति से इनकी तुलना करके ना मंगोलियों के समान बोला, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इनका मुख्य भोजन क्या होता है थारुओं का। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, अधिकतर मात्रा में उधम सिंह नगर में मिलते हैं, और उधम सिंह नगर में आप देखोगे कई सारी नदियां हैं जो बहती हैं, जैसे कोसी बहती है, नंदोर बहती है, देहुआ बहती है, गोला बहती है, ठीक है। तो कई सारी नदियों का जो है वहाँ पे आना जाना, या मैं कहूँ कि कई सारी नदियों का प्रवाह तंत्र आपको वहाँ देखने में मिलेगा, ठीक है। तो प्रवाह तंत्र के अधिक होने के कारण ऐसे क्षेत्र में जो नमी का क्षेत्र है, और साथ ही आप जानते हैं कि इसी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ नमी का क्षेत्र है और चावल बड़ी मात्रा में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो इनका प्रिय आहार क्या है, चावल है। साथ में नदी होने के कारण यहाँ पर मछलियों का बहुत अच्छा उत्पादन है, तो मछलियाँ पकड़ करके ये चावल के साथ खाते हैं, ठीक। तो इनका प्रिय आहार या मुख्य भोजन क्या है, वो मछली चावल है, ठीक। मुख्य भोजन इनका बच्चा क्या है, मछली चावल। मछली चावल इनका मुख्य भोजन हुआ करता है, महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य चावल क्या है, मछली चावल है। इसके अलावा देखो क्या होता है कि अगर आप लोगों ने देखा था कि कोरोना काल जब आया, जब कोरोना यहाँ आया भारत में, तो भारत में जो मरने वालों की संख्या थी वो एक साथ लगातार बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हमारे यहाँ जो लोग थे उनकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाई थी, किसको लेकर के, मलेरिया को लेकर के। इसीलिए क्या था कि यहाँ फिर धीरे धीरे वैक्सीन लगी, डोज लगी, हमारी बॉडी ने क्या करा, एंटीबॉडी बनाई। तो इनके यहाँ क्या है कि धीरे धीरे आपने देखा कि जहाँ पानी होता है वहाँ मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मलेरिया के मच्छरों के ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे इनकी बॉडी ने अपने आप को कुछ इस प्रकार से तैयार कर लिया कि इनके ऊपर मलेरिया का असर तो नहीं होता कम से कम, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, थारुओं को मलेरिया प्रूफ मानव बोला जाता है। महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, मलेरिया प्रूफ मानव, ठीक। इन्हें क्या बोला जाता है, मलेरिया प्रूफ मानव बोला जाता है। तो ध्यान रखना, आप लोग इन्हें क्या बोलते हैं, मलेरिया प्रूफ मानव बोलते हैं। इसके अलावा थारुओं का जो मुख्य पेय पदार्थ है बच्चा, थारुओं का मुख्य पेय पदार्थ है तंबाकू और आपकी शराब या मदिरा, ठीक। तंबाकू या मदिरा, इस चीज़ का सेवन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और अपने हाथ से ही क्या करते हैं, चावल की दारू निकालते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अपने हाथ से बनाते हैं चावल से निर्मित मदिरा को जाड़ बोला जाता है। चावल से निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक। चावल से निर्मित मदिरा को क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। अब देखो थारू में भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग भक्त जो है कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो सारे थारू जो है वो दारू नहीं पीते हैं। इनमें एक कैटेगरी होती है, एक उपवर्ग होता है मन भक्ता थारू, और मन भक्ता थारू जो होते हैं वो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग शराब पीते हैं, केवल मन भक्ता थारू, मन भक्ता थारू मदिरा का सेवन नहीं करते, ठीक। मन भक्ता थारू मदिरा का सेवन नहीं करते, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इतनी बातें मुझे लगता है समझ आई होंगी, क्लियर है। इनका मुख्य भोजन क्या है, मछली चावल, मलेरिया प्रूफ मानव के नाम से जाने जाते हैं, और शराब पीते हैं, और अपने हाथ से चावल से जिसे बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जाड़ बोला जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे की तरफ इसमें बढ़ जाता हूँ, आइए। देखिए
देखिए इनके यहाँ अलग अलग गोत्र होते हैं। इनके गोत्र में सब एक गोत्र है इनका कुरी, ठीक है। इनके गोत्र को क्या बोलते हैं? कुरी बोलते हैं, ठीक। और इनमें एक गोत्र होता है बड़ नायक या वड़ नामक या बड़ नायक, कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें क्या होता है कि ये सबसे ऊंचा गोत्र माना जाता है, ठीक है। तो इनका गोत्र है कुरी और इनमें बड़ नायक या बड़ नामक कुछ ऐसा गोत्र होता है जिसे जो क्या होता है सबसे ऊंचा माना जाता है, सबसे ऊंचा, ठीक। सबसे ऊंचा गोत्र इसमें ये माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इनकी बात करें अगर विवाह को लेकर के, तो विवाह में 2-3 बातें पहले जाननी पड़ेगी, फिर मैं चर्चा करूंगा विवाह में क्या क्या, ठीक है। पहली बात क्या है कि जो मौसेरे भाई बहन हैं उसमें विवाह इनके यहाँ वर्जित है, ठीक है। मौसेरे भाई बहनों में विवाह वर्जित है। मौसेरे मतलब मौसी के बच्चे, मौसेरे भाई बहनों में विवाह वर्जित है। इसके अलावा मौसेरे भाई बहनों में विवाह वर्जित है, लेकिन ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में इनके यहाँ विवाह करा जा सकता है, ठीक। ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में, बहन भाई में विवाह होता है, ठीक है। केवल मौसी भाई बहनों में विवाह नहीं होता, मौसेरे भाई बहनों में, बाकी ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में क्या हो सकता है? विवाह हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना। अब देखो विवाह की कुछ प्रथाएं इनके यहाँ देखने को मिलती हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और अगर विवाह की हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बदला विवाह प्रथा। बदला विवाह प्रथा या इसी को अट्टा सट्टा विवाह प्रथा बोलते हैं, ठीक है। बदला विवाह प्रथा या अट्टा सट्टा विवाह प्रथा, ठीक है। बात को जरा समझना क्या होता। मान लेते हैं कि ए व्यक्ति का विवाह होना है बी से, ठीक है। ए व्यक्ति जो पुरुष है इसका विवाह होना है एक महिला है बी से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो बी का भाई होगा, जिसे मैं सी मान लेता हूँ, तो इसका विवाह क्या होगा? डी की बहन से होगा, सॉरी ए की बहन से होगा। दोबारा ध्यान से समझना, ए और डी भाई बहन है, इनका विवाह क्या हो जाएगा? दूसरी लोगों से हो जाएगा, जिसमें बी बहन हो जाएगी और सी इसका भाई हो जाएगा। मतलब आपस में एक दूसरे के भाई बहन से विवाह इनके यहाँ देखने को मिलता है, उसी को बोला गया है बदला विवाह या अट्टा सट्टा विवाह प्रथा, ठीक है। बात समझ में आई कि एक दूसरे के भाई बहन से क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग बदला विवाह प्रथा, ठीक। लेकिन ये पहले चलती थी। इसमें एक समस्या क्या है कि अगर मान लेते हैं कि बाई चांस ए का विवाह बी से तय तो हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि ए का कोई बहन नहीं है, फिर तो सी अगर इसके भाई है तो ये क्या रह जाएगा? कुंवारा रह जाएगा ये भैया। तो इसलिए इस व्यवस्था में क्या करा गया? थोड़ा सा समय के साथ परिवर्तन लाया गया। इसी को बोला गया तीन ठीकटी। क्या बोला गया? तीन ठीकटी, तीन टिकटी। इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर इसकी कोई सगी बहन ना हो तो इसके परिवार में अगर कोई बहन होगी तो उसके साथ सी का विवाह करवाया जा सकता है। मतलब परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी विवाह कराने की व्यवस्था जो है वो इसके अंदर सम्मिलित करी गई, किसके द्वारा? आपकी तीन ठीकटी के माध्यम से। पक्की बात है, तो ध्यान रखना, बदला विवाह प्रथा और तीन ठीकटी, ठीक। इसके अलावा इनके यहाँ जो सगाई है या शादी की तारीख जब पक्की होती है उसे क्या बोलते हैं? बात पक्की बोलते हैं, ठीक है। बात पक्की बोल देते हैं। चलिए इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, 2-3 बातें इसमें और हैं, ध्यान से देखना आप लोग क्या क्या है। देख क्या क्या बातें हैं इसमें। देखिए थोड़ी सी क्या टर्मोलॉजी है। जैसे इनके यहाँ पक्की पौड़ी का मतलब क्या होता है? विवाह पक्का। अगर दोनों पक्षों की ओर से विवाह पक्का कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी बोला जाता है। जब दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी, ठीक है। इसके अलावा इनके यहाँ सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है? सगाई की रस्म को बोला जाता है अपना पराया। अपना पराया या दिखनोरी। क्या बोलते हैं? दिखनोरी। अपना पराया या दिखनोरी बोलते हैं। बात क्लियर है कि ये सगाई की रस्म को क्या बोलते हैं? अपना पराया या दिखनोरी बोलते हैं, ठीक।
जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और अपनी दोनों पक्ष आपस में बात शादी की तय कर लेते हैं, उसे बोलते हैं बात कट्टी। ठीक, बात कट्टी। शादी की तिथि तय करना, शादी की तिथि तय करना, ये क्या कहलाता है आपका? बात कट्टी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लड़के का पक्ष जो है, वर पक्ष जो है वो वधू पक्ष के घर जाता है, लड़की के घर जाता है शादी की तारीख को तय करने के लिए। इसे क्या बोलते हैं आपका? बात कट्टी बोलते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि विवाह तय हो जाता है, तो उसके बाद इनमें एक और प्रथा है। क्या करते हैं कि शादी के एक दिन पहले वर पक्ष की तरफ से एक निश्चित मात्रा में दाल चावल कहाँ जाते हैं? वधू पक्ष के यहाँ जाते हैं। ठीक है, शादी से एक दिन पूर्व, शादी से एक दिन पूर्व वर पक्ष की ओर से शादी से एक दिन पूर्व वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को, वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को निश्चित मात्रा में दाल चावल भेजे जाते हैं। ठीक, दाल चावल क्या करे जाते हैं? भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखोगे इनके यहाँ जो विवाह है वो अधिकतर कब होता है? या तो माघ में या माघ की फुलेरा दोज को, माघ या फुलेरा दोज को इनके यहाँ विवाह जो है वो संपन्न कराया जाता है। विवाह कब होता है इनके यहाँ? माघ या फुलोरा दोज को। ठीक है, माघ या फुलोरा दोज को इनके यहाँ क्या करा जाता है? विवाह संपन्न कराया जाता है। बात क्लियर है? ठीक, देखो इनके यहाँ विवाह को लेकर के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इनके यहाँ दो विधवा विवाह बड़े प्रचलित हैं। ठीक, इसे हटा देते हैं यहाँ से, आपने कर लिया होगा। इनके यहाँ क्या है? दो विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उन्हें विधवा विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो दो विधवा विवाह इनके यहाँ प्रचलित है, या ऐसा कर दीजिए कि विधवा विवाह का इनके यहाँ प्रचलन है, या विधवा विवाह प्रथा इनके यहाँ देखने को मिलती है। विधवा विवाह प्रथा, और विधवा विवाह प्रथा में दो प्रथा क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। एक है आपका चुटकटा और एक है आपकी उठान। ठीक, दो विधवा विवाह जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में इनके यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए विधवा विवाह के पश्चात जो लड़की के पिता होते हैं, लड़की के पिता अपने समाज बिरादरी को यहाँ एक भोज देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? लट भरवा भोज। क्या देते हैं? लट भरवा भोज देते हैं। ठीक है, तो लड़की का पिता जो विधवा विवाह करवा रहा है वो क्या देता है? अपने समाज बिरादरी को लट भरवा भोज देता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतनी बातें रखते हैं। इससे आगे जो चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देखिए आप बस लगातार मेहनत करते रहिए, हमें इस बार सफलता पानी है और पूरी ताकत से हमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।